तो एक तो आपको अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो डाला है उसको देख लीजिएगा, आपको आंसर राइटिंग के बारे में उसमें थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, यहाँ हम बता नहीं पाएंगे उतने अच्छे से, तो उसको देख लीजिएगा। जितने भी नए बच्चे जुड़ते जाएंगे यूट्यूब से भी आप सब, तो पीछे की तरफ वीडियो देखते चले जाइए, तो आपको धीरे धीरे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। बट देखना पड़ेंगे आपको, ज़्यादा वीडियो देखना पड़ेंगे, तब जा कर के टॉपिक क्लियर होंगे। हर वीडियो में कुछ न कुछ विशेष तरीका बताया हुआ है तैयारी का, और सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है, ज़्यादा हमारी बातचीत वो नहीं है। और दूसरा, शिक्षक का काम केवल ये तैयारी कराना ही नहीं होता ना, मन की हलचलों को शांत करना भी होता है, तो थोड़ा सा हम वो भी करते रहते हैं। क्योंकि सिलेबस की जो अपनी डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करते करते सोसाइटी में जो चल रहा है, राजनीति में जो चल रहा है, धर्म में जो चल रहा है, उन सबको नकार देना या बिल्कुल ही उसके हिसाब से चले जाना, तो वो कैसे, किस हद तक हमारा, दरअसल विद्यार्थी का या प्रतियोगी का धर्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसको पढ़ाई करना है, उत्तर भी लिखना है, तो मानसिक संतुलन बना के रखना है, तो उसकी स्थिति दूसरे लोगों से अलग होनी चाहिए। और समाज की चूंकि इतनी सारी विभिन्न संस्थाएं होती है, राजनीति भी उसमें से एक संस्था है, समाज की एक संस्था है, धर्म, धार्मिक संस्थान, ये भी एक संस्था है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो भी एक संस्था है। और प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाले यूपीएससी वाले हैं, तो उनको पेपर सेटर कहाँ से मिलते हैं, कॉपी चेक करने वाले कहाँ से मिलते हैं, वो सब मिलकर के भी एक संस्था का निर्माण करते हैं। तो यहाँ थोड़े से मत भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हो जाती है कि केवल जो पढ़ाई करता है वो किस प्रकार का व्यवहार रखे, धर्म के क्षेत्र में है वो किस प्रकार का व्यवहार रखे, राजनीति के क्षेत्र में है वो कैसा व्यवहार रखे, और सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। राजनीति में विपक्ष की आलोचना करनी पड़ती है, विरोधी होता है उसको गिराना पड़ता है, षड्यंत्र रचना पड़ते हैं, साम दाम दंड भेद करना पड़ता है, उसके बिना आप चुनाव नहीं जीत पाते। झूठ भी बोलना पड़ता है, आरोप भी लगाने पड़ते हैं, पीछा पकड़ना पड़ता है। सात्विक लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए मुश्किल काम होता है। पढ़े लिखे लोग इस तरह से गिर नहीं पाते, झूठी बात को कॉन्फिडेंस से, जोर से पढ़े लिखे लोग नहीं बोल पाते। अगर झूठ है, गलत है, तो कैसे बोलेंगे, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा नहीं, तो पकड़ा जाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो फिर जो व्यक्ति बहुत अच्छे से झूठ को बोल लेता है, चिल्ला लेता है, गंदा बोल लेता है, लोगों को गिराने के लिए षड्यंत्र कर लेता है, षड्यंत्र में शामिल हो जाता है, ऐसे लोग वहां बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए वो बिल्कुल एक अलग प्रकार की संस्था है, और उनको भी फिर ये सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि समाज में अलग अलग आईक्यू के, अलग अलग लिटरेसी रेट अलग है, तो बिल्कुल अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो मीडिया को कैप्चर करना, ये सब भी उसका एक पार्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर व्यक्ति राजनीति में फिट नहीं हो सकता, खास करके पढ़े लिखे, समझदार, सात्विक प्रकार के लोग। देखिए, हर व्यक्ति ने जिंदगी को उस तरह से नहीं सोचा है जैसा कि भ्रष्ट आदमी सोचता है, चोर आदमी सोचता है, बदमाश आदमी सोचता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे टीचर हैं या और कोई हैं, जो जिंदगी भर अच्छा काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, सैलरी आती है, उससे अपना काम चलाते हैं। भ्रष्टाचार का एक भी रुपया उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता ही नहीं है, आने की गुंजाइश भी नहीं है। क्योंकि पहचान तो आदमी की तभी होती है कि जब उसको मौका मिले भ्रष्टाचार का, और उसके बावजूद वो न करे। लेकिन जिसको भ्रष्टाचार का मौका न मिला, वो कहे कि मैं ईमानदार हूँ, तो उसको ईमानदार तो मानना पड़ेगा क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। लेकिन उसको अगर मौका मिलता तब भी वो क्या ईमानदार रहता, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन वो तो रहा ना, उसने चुना, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी सरदर्द मोल नहीं लिया, कभी बेईमानी नहीं की, कभी उसने षड्यंत्र नहीं रचे, ज़्यादा झूठ बोलने की, अपराध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको। अब ऐसा आदमी रिटायर हो जाए तो वो समाज के किस क्षेत्र में जाएगा? तो ये जो गायत्री परिवार है, गायत्री शक्तिपीठ है, या
ब्रह्मा कुमारी है या ऐसी जो तमाम प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में वो स्थान पाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके भी अपने अधिकार हैं कि वो बिना अपना चरित्र खोए, बिना बदमाशी किए अपनी बाकी की जिंदगी पूरी करें। कई लोग युवावस्था में आ जाते हैं, कई लोग अपने काम के साथ साथ ऐसी संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, तो ऐसी संस्थाओं का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। फिर कुछ संस्थाएं ऐसी है जो आप में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का तो नाम बड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसके नाम पे नफरत फैला करके, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी धर्म ग्रंथ के नाम पे, धार्मिक संस्था के नाम पर नफरत फैला करके वोट लेना तो गलत चीज है। हेट्रेड वाली तो बिल्कुल ही गलत चीज है, क्योंकि आप नफरत फैला रहे हो। लेकिन फिर ये धार्मिक संस्थाओं के उपयोग क्या है अगर ये नफरत न फैलाए? नहीं, नफरत फैलाना धार्मिक संस्थाओं का काम नहीं है, धर्म का काम भी नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो नफरत नहीं सिखाता। तो फिर इनका काम क्या है? इनका काम है अपने धर्म के प्रति अपने लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना। और कॉन्फिडेंस कैसा? श्रेष्ठता का। अब देखिए, एक सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो आलोचना होती कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो बड़ी हंसी उड़ाई जाती है कि भारत विश्व गुरु। अच्छा बताइए, कौन सा देश नहीं चाहता कि हम वर्ल्ड कप जीतें? कौन सा देश नहीं चाहता कि हम पूरी दुनिया को गाइड करें, टीचिंग करें, हम उनका मार्गदर्शन करें? हर कोई देश चाहता है। छोटा से छोटा देश, एक समय जापान भी को लगता था कि मैं पूरी दुनिया का मतलब टेक्नोलॉजी में महागुरु हूं, तो छोटा से छोटा देश भी चाहता है। अदरवाइज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अगर आप आगे बढ़ने की बात नहीं करोगे, अगर आप दुनिया में बेस्ट अपने आप को डिक्लेयर करने जैसी कोशिश नहीं करोगे, या अपने धर्म को ही हीन मानते रहोगे कि मेरा धर्म तो इतना घटिया है, मेरे धर्म में तो इतने बेकार लोग हुए हैं, तो फिर ऐसे तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। ये भी तो ठीक नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दूसरे के धर्म को नीचे नहीं बताना है, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के धर्म को नीचा बताना। तो दूसरे के धर्म को नीचा बता करके स्वयं को श्रेष्ठ बताने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं के श्रेष्ठ होने की घोषणा करनी है कि हम श्रेष्ठ हैं और हम बेस्ट हैं और हम बेस्ट बने रहेंगे, और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये तो कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंट होना तो अच्छी बात है, सद्गुण में आता है। बट दूसरे को नीचा दिखाना, उसके खिलाफ नफरत पैदा करना, ये यहां आकर गड़बड़ हो जाता है। तो ये राजनीति में जाकर के गड़बड़ होता है, धर्म और धार्मिक संस्था के मामले में गड़बड़ नहीं है। क्योंकि जिस समाज से आप आते हैं, जिस जाति से आप आते हैं, जिस धर्म से आप आते हैं, उनमें श्रेष्ठता की भावना होना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि श्रेष्ठता की भावना न हो और हम अपने आप को कोसते रहें, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि उससे तो इन्फीरियरिटी आएगी, तो उससे समाज का या राष्ट्र का कौन सा भला हो जाना है। और ऐसा इन्फीरियर आदमी भला कर भी कैसे लेगा, पढ़ कैसे लेगा, और इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ा देगा, और व्यापार कैसे चला लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसमें तो एक हीन भावना रहेगी कि मैं सबसे बेकार जाति से हूँ, मैं सबसे बेकार धर्म से हूँ, मेरा धर्म तो इतना घटिया है। नहीं, ये नहीं। उसमें देखो और चीज़ आपने देखा होगा, निरंतर सुधार की भावना का विकसित करें। उसमें मूल कर्तव्यों में भी हमने देखा होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। तो देखिए, कोई तमाम धर्मों में अंधविश्वास है। कोई धर्म ये नहीं कह सकता कि मेरा धर्म सुपरस्टिशियस नहीं है। सभी लोग अंधविश्वास को मानते हैं। सभी के यहाँ तांत्रिक टाइप लोग, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म तो विवेक के आधार पर ही था। बौद्ध का मतलब बौद्ध हो जाना था, एनलाइटेनमेंट और ज्ञान पे आधारित था। लेकिन वहाँ पे भी तंत्र शुरू हो गया बाद में। आपने देखा होगा, वहाँ पर भी एक शाखा थी वज्रयान, जो तंत्र में विश्वास करती थी बौद्ध धर्म में। तो वहाँ कहाँ से आ गया? तो दरअसल कुरीतियाँ तो सभी धर्मों में घुस जाती है। तो आज मैं थोड़ा सा आपका वो समय लेकर के वो बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारी एक संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग किताबें पढ़ते हैं और हम लोगों को परीक्षा देनी होती है। तो परीक्षा का एक सिलेबस है और उसके कॉपी चेक करने वाले जिसको ज़्यादा मार्क्स देते हैं, तो मॉडल आंसर का भी एक ट्रेंड है। तो वैसे मॉडल आंसर हमको बनाने आने चाहिए, और मार्केट में जो उपलब्ध साहित्य है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके आंसर बनाते हैं। और वैसे ही लेक्चर, हम टीचर के माध्यम से हमारे लेक्चर होते हैं।
तो ये जो सारा विरोधाभास है अभी जो मीडिया में आप चल रहा है, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, आप लोग देखते हैं, तो ये कहां से निकल करके आया? ये निकल करके आया स्वार्थ के कारण। कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती। अगर धर्म के नाम पे नफरत न फैलाएं तो स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी राजनीति में। सीधे सीधे तो राजनीति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए तो सज्जन लोग और सात्विक लोग और अच्छे लोग, पढ़े लिखे और समझदार लोग जो है राजनीति में नहीं जाते, क्योंकि वो इतना गिर नहीं सकते। तो वहां तो गिरना पड़ेगा। तो वहां की स्थिति बिल्कुल अलग है। रिलीजियस लोगों में कुछ लोग जो है योग्य नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, धार्मिक साहित्य का ज्ञान नहीं है, धार्मिक मंत्रों का, पूजा पाठ का श्लोक ठीक से नहीं आते। तो ऐसे लोग फिर उसको बुनाने के लिए बीच में कुरीतियां और भविष्य बताना और हाथों की रेखा बताना और ये ऐसे धंधे शुरू कर देते हैं और बेवकूफ बना करके फिर उनको पैसा ऐंठने की। तो अंधविश्वास इस तरह से प्रवेश करता है अयोग्य लोगों के द्वारा। राजनीति में तो अयोग्य ज्यादा है ही, इसीलिए देश का इतना पतन है और इतनी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि योग्य लोगों को वहां बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है। थाली में परोस करके कोई राजनीति तो मिलती नहीं ना, उसमें तो स्ट्रगल है। और स्ट्रगल का मतलब है कि आपको गिरना है, गिरने का स्ट्रगल। जो जितना ज्यादा गिरेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, तो गिरने का स्ट्रगल है। धर्म में और इसमें केवल आपके पास ज्ञान है और योग्यता है तो आप आगे निखर करके आ पाओगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो शुद्ध रूप से टीचिंग हुआ या शिक्षा हुई, शिक्षा में भी आप जानते हो कि बहुत सारे जो कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, लेकिन मेडिकल की डिग्री दे देते हैं, जबकि उनके पास बेड ही नहीं है, ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है और उन्होंने डॉक्टर बना दिया। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए। तो ऐसे लोगों को षड्यंत्र करना पड़ता है, ऐसे लोगों को करप्शन करना पड़ता है मान्यता लेने के लिए, ऐसे लोगों को पैसा फूंकना पड़ता है नेताओं को देने के लिए। तो नेताओं को भी पैसे की जरूरत है, ऐसे लोगों को स्टूडेंट की जरूरत है। तो दोनों, और स्टूडेंट भी कुछ ऐसे हैं कि हमको कॉलेज न जाना पड़े और डिग्री हाथ लग जाए। तो कुल मिला के समाज के जो लोग निकम्मे हैं, कमजोर हैं, और या यूं कहें कि जो अयोग्य हैं और जिनके अंदर भ्रष्टाचार है और जो खुद मेहनत करके कुछ नहीं करना चाहते, ऐसे सब लोगों ने सारे क्षेत्रों को दूषित कर रखा है। और ये चीजें है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म खराब है, धार्मिक संस्थाएं खराब है, उनका अपना एक औचित्य है। क्योंकि अगर वो न रहेंगे तो फिर उन लोगों को मौका कैसे मिलेगा? वो लोग अपनी बात कहाँ रखेंगे? हर व्यक्ति को समाज में जीने का हक है, संगठन बनाने का हक है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। तो रिटायरमेंट के बाद अगर ऐसे कोई लोग हैं या कोई नौकरी के साथ साथ शांति प्राप्त करना चाहते हैं, हर व्यक्ति चोर होगा, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, हर व्यक्ति जाकर के होटल में रोज शाम को दारू पिएगा या मुर्गा खाएगा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। कुछ व्यक्ति सात्विक तरीके से रहना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति धर्म को अपनाना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति अच्छे संगीत के माहौल में रहना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति अच्छे साहित्य के माहौल में रहना चाहते हैं। तो उनको ये अवसर जो है ये संस्थाएं अवेलेबल कराती है। तो इनका अपना इंपॉर्टेंस है। इनको बिल्कुल नकार देना या इन्हीं को सारी समस्याओं की जड़ बता देना, ये कौन लाया, कहां से लाया, ये बुद्धि कहां से आई? आप कहां के हो भाई? इस समाज के हो के नहीं? इन संस्थाओं का अपना इंपॉर्टेंस है और ये सदियों से चली आ रही है। अलग अलग रूप में थी वो, आज इस रूप में जो काम गायत्री परिवार कर रहा है और दूसरी और संस्थाएं कर रही है, वो उसी रूप में काम कर रही है। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, एक 360 डिग्री इधर का भी क्लियर हुआ ना, कि चारों तरफ जो चल रहा है उसका सबका अपना अपना, लेकिन विकृति सभी तरफ आई है, लेकिन सभी संस्थाओं का इंपॉर्टेंस है। राजनीति का भी अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर वो ठीक है कि उसमें बुराइयां हैं, लेकिन उसको आप माइनस कर दोगे तो फिर समाज में पैसे का पुनर्वितरण कैसे होगा? अमीर आदमियों से टैक्स कौन वसूलेगा? और ये जो राशन और तमाम भोजन की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए जो होती है, वो राजनीति के माध्यम से ही होती है। डेमोक्रेसी हमने चुनी है, कॉन्स्टिट्यूशन हम चला रहे हैं। इतने समय से कॉन्स्टिट्यूशन से सरकारें आती हैं जाती हैं, शांतिपूर्वक एक व्यक्ति चुनाव हारता है, अपना भवन छोड़ करके, प्रधानमंत्री अपना आवास छोड़ करके चले जाते हैं, नया प्रधानमंत्री आ जाता है, शांतिपूर्वक होता है। तख्ता पलट जो होता है शांतिपूर्वक होता है।
तो शांतिपूर्वक जो है एक प्रधानमंत्री बदल जाए, राष्ट्रपति बदल जाए, मुख्यमंत्री बदल जाए, एक भी व्यक्ति की हत्या ना हो, ये तो डेमोक्रेसी में ही संभव है, इसी तरीके से संभव है। नहीं तो आपको विरोधियों की हत्या करनी पड़ेगी, विरोधियों को गायब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कल मैं जो पढ़ रहा था राजीव गांधी के हत्यारों को सबको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, तो उसमें बहुत सारा मैटर जो है अखबार वाले दे रहे हैं। तो उसमें एक चीज ये भी थी कि लिट्टे नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, वो चाहता ही नहीं था। तो इसका मतलब लिट्टे कौन था? एक आतंकवादी संगठन था, प्रभाकरन, और उसने फिर राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो इसका मतलब तख्ता पलट में खून खराबा हुआ ना, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो शायद प्रधानमंत्री बन जाता, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के सरकार तो आई थी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। अगर राजीव गांधी जिंदा रह जाते, 1991 में उनकी हत्या नहीं होती 21 मई को, तो वो प्रधानमंत्री होते। और लिट्टे कतई नहीं चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने। तो इसका मतलब शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ ना, एक आदमी को मरना पड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसको हमने आतंकवाद कहा है, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, समाज का हिस्सा नहीं। उसको हमने क्या कहा? टेररिज्म। अभी इमरान खान को मारने की कोशिश हुई पाकिस्तान में। तो जो भी हो, इमरान खान भारत के विरोधी हैं, वो तो पाकिस्तान के प्रमुख रहते हुए तो भारत का विरोधी होगा ही वहां का प्रधानमंत्री। भारत का मित्र कैसे हो सकता है? वो शत्रु देश है, हम उसके शत्रु देश हैं, तो वो तो भारत। बट पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी लाने की कोशिश हो रही थी, उसको तो धक्का लगा ना, या यूं कहें कि उसको फायदा हो जाएगा उसके कारण, क्योंकि सिंपैथी मिलेगी, सद्भावना मिलेगी। लेकिन हिंसा बीच में आ जाती है तो इसका मतलब है कि शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं हो रहा है, तो फिर डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही, तो हमारी संस्थाएं गड़बड़ होने लगती है। इसलिए राजनीति तो बहुत जरूरी है, बट उसमें विरोधी पार्टी को, तो शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ के छोटे भाई, वो तो उसको गिराने के लिए किसी भी हद तक जा ही रहे हैं ना, सामदाम दंड भेद चल ही रहा है। तो राजनीति में यही तो चलता है, इसलिए तो राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाते। अगर हम कहें कि इमरान खान तो खिलाड़ी थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और काफी शरीफ आदमी है और ठीक ठाक आदमी है, तो उसको दिक्कत आ रही ना, अब दिक्कत आएगी उसको। ऐसे लोग स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है वो, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, अपनी भाषा का भी जानकार है, पाकिस्तान की समझ भी रखता है, और दुनिया घुमा हुआ आदमी है, क्योंकि क्रिकेट खेलते खेलते ही उसने दुनिया देख ली है। और भारत में भी काफी फैन फॉलोइंग थी किसी जमाने में उसकी, तो भारत को भी जानता है। तो उसके जो निर्णय होंगे वो कुछ न कुछ समझदारी भरे निर्णय होंगे, बट उसकी स्थान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के स्थान नहीं मिलेंगे वहां, ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत आएगी। तो शहबाज शरीफ भी वहां के अडानी अंबानी है वो, नवाज शरीफ वहां के सबसे रईस उद्योगपतियों में से। तो जो हमारी जगह यहाँ अडानी अंबानी की, वहां पर नवाज शरीफ की जगह है, वो उनका भाई है, तो वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा समझिए, तमाम संस्थाएं क्या कर रही है। हम लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जिस संस्था के तहत काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, इसलिए हम आज तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमको इस टाइप से सोचना पड़ रहा है। लेकिन हम किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, हम किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं है, बस हम सिस्टम में रिफॉर्म चाहते हैं। और सुधरा हुआ तो रूप कभी भी नहीं होता ना, हमारे अंदर भी सुधार की आवश्यकता है। रोज न जाने कितनी गलतियां करते हैं, तो हम खुद से भी तो अपेक्षा करते हैं कि हम सुधरें, हमारे अंदर रिफॉर्म आए, सुधार की भावना हो। तो फिर संस्थाओं में भी सुधार होना चाहिए, राजनीति में भी सुधार होना चाहिए, समाज में भी सुधार होना चाहिए, धर्म में भी सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो सुधार की भावना की बात करने वाला बुरा व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि वो तो एनालिसिस करता है समस्याओं का, समस्याओं का विश्लेषण करता है, तो उसको सुधार की सुझाव भी देता है वो कि कौन सा सुधार होना चाहिए। कई लोग सोशल मीडिया में उसी को एनिमी बना लेते हैं कि ये हमें खराब बता रहे हैं, तो तुम श्रेष्ठ कब से हो गए? श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? हीनता की भावना भी खराब है, और श्रेष्ठता की भावना उस कदर दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली जो श्रेष्ठता की भावना है वो खराब है। श्रेष्ठता की भावना अपने आप में होनी चाहिए, अकेले होना चाहिए। दूसरे घटिया हैं और उनको नष्ट करना है, इसलिए आप हमारा साथ दो क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, ये गलत बात है।
हम बेस्ट हैं, हम अच्छे हैं और हम अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हमारा साथ देना चाहिए, दूसरे से हमारा कोई मतलब नहीं। तो अभी राजनीति की खामी भी मैंने आपको बता दी। राजनीति की खामी है हेट्रेट, नफरत, वो राजनीति की खामी। नफरत भरी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में नफरत नहीं होनी चाहिए। विरोधियों को मजा चखाने के लिए सात्विक प्रयोग होना चाहिए, सात्विक तरीके होने चाहिए। बट ऐसी राजनीति बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम, चंदा ही नहीं मिलेगा ना ऐसे प्रयास को कोई सराहना मिलेगी, समाज में भी नहीं मिलेगी। तो ये दिक्कत है, क्योंकि मैंने तो खुद ने राजनीति में जाने का प्रयास किया, लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं करती ना, पब्लिक सपोर्ट नहीं करती। फिर लगता है कि नहीं किसी पार्टी में शामिल हो जाएं तो पब्लिक पार्टी को सपोर्ट करती, लेकिन पार्टियों में गंदगी बहुत है। वहाँ जाते ही आपको अपना जो सात्विक प्रवृत्ति है उसको सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा, और आपको किसी न किसी को सपोर्ट कर, कुल मिला के मैनेजमेंट में चले जाना पड़ेगा। और मैनेज करने के चक्कर में बस वही फिर दूसरे में और आप में, जिससे नफरत करके या जिसके ऊपर गुस्सा करके आप जाना चाहते हो कि मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये ऐसा है, तो वहां जाके आप भी तो वैसे ही बन जाओगे, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि उस प्रॉब्लम की वजह से उसकी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये तो गलत बात है। उसकी आलोचना तो होगी ना, तुम तो सक्सेस हो गए और दुनिया में महानता भी हासिल कर ली और सब हो गया, लेकिन आलोचना तो होगी ना, आलोचना तो होके रहेगी, क्योंकि गलत तो है, गलत तो गलत ही होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही है इसमें थोड़ा सा एक तो आपको इस रूप में सोचना आना चाहिए। तो काफ़ी मैंने बैलेंस करने की कोशिश की कि मन को कैसे शांत रखा जाए, इनको संस्था माना जाए। और हमेशा सिविल सर्विसेज के लोगों को मैंने अपने कल वो जो थोड़ी देर पहले अपलोड किया है उस लेक्चर में भी, पीछे वाले लेक्चर देखना आपको मिलेगा। तो अभी जो आज की डेट में ही जो अपलोड किया है उसमें आप देखना कि मैंने उसमें बोला भी है कि दरअसल हम लोगों को एक थर्ड पर्सन में उसमें लिखना आना चाहिए, हम लोगों को रिपोर्टर की तरह लिखना आना चाहिए। रिपोर्टर जैसे प्रेसी राइटिंग होता है ना, प्रेसी राइटिंग होता है, या रिपोर्टर जैसे अपनी रिपोर्ट लिखता है कि 11 बजे उनको आना था स्टेज पर वो देर से 11:30 बजे पहुंचे और उन्होंने ये कहा। रिपोर्टर कभी भी ये नहीं कहता कि इनको ये नहीं कहना चाहिए था और वो नहीं करना चाहिए था। रिपोर्टर क्या करता है, जो हुआ है वो कहता है। रिपोर्टर क्या कहता है, जो हुआ है वो कहता है। जब उससे पूछा जाता है रिपोर्टर से आप क्या महसूस कर रहे हैं, मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था तो फिर लोगों ने मुझे बताया कि ये ऐसा है। रिपोर्टर नहीं कहता कि मुझे लग रहा है कि इसने बहुत बदमाशी की, आज जो भाषण दिया वो बहुत बेकार भाषण है इसका, वो नहीं कहता। लोगों से मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि इनका भाषण बेकार है। कुछ बात समझ में आई? तो आपका स्टाइल ठीक वही स्टाइल होता है सिविल सर्विसेज का, इसलिए आप इन्वॉल्व नहीं हो उससे। आपको इन्वॉल्व नहीं होना, मेंटली भी नहीं होना है, लिखने में भी नहीं होना। ठीक है, आपको स्टडी करना है, जो हो रहा है उसकी स्टडी करना है, तो फिर शांति आ जाएगी। कई लोग अभी इसमें बहुत बेचैन होते हैं, हमसे बात करते हैं, फोन करते हैं, सर ये ऐसा हो रहा है, बहुत गुस्सा आता है। नहीं, गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है, गुस्सा करने की क्या जरूरत है। हमने आपको बता दिया, सभी का अपना इंपॉर्टेंस है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा था कि मैकॉले जब आया था तब वो अंग्रेजी शिक्षा लेके आया था, तो उनका अपना एजेंडा था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का। और अंग्रेज या कोई भी विदेशी ताकत क्यों चाहेगी कि भारतीय अपने धर्म पे गर्व करें या भारतीय संस्कृति पे गर्व करें? वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि उससे तो उन्हीं को नुकसान है। अपने नुकसान वाली चीज वो क्यों सोचेंगे, बताइए। तो जब तक अंग्रेज यहाँ रहे तो उन्होंने हमारी शिक्षा को, हमारे संस्कृति को और हमारे साहित्य को और उसको निश्चित रूप से उस प्रकार की हानि पहुंचाई होगी जिसका दावा किया जाता है, तो वो हुआ होगा। उससे पहले मुगल थे बहुत समय तक,
सत्ता में जो रहता है उसके हिसाब से साहित्य और शिक्षा विकसित होती है ना। साहित्य और शिक्षा तो उसी हिसाब से विकसित होती है जो सत्ता में रहते हैं, तो उसको भी नुकसान पहुंचा होगा उन दिनों में। तो जब हमको लगता है कि ये स्वदेशी सरकार है और अब जो है हमारी सत्ता है, तो इस देश के साहित्य और संस्कृति का विकास होना चाहिए और वो पूरी दुनिया तक जाना भी चाहिए, उसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए किसी को। और हम अपना ही विकास करते हैं और अपनी श्रेष्ठता की बात करते हैं, और यदि हम उस विकास में पूरी तरह से लग जाते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो हमें ठीक है कि राजनीतिक रूप से तो आप भी आरोप लगाते रहते हैं, रात दिन लगा रहते हैं, तो आपको आरोपों को झेलना चाहिए। लेकिन जैसे कोई माँ बाप की सेवा करता है और उसके ऊपर फिर भी कोई आरोप लगे, लेकिन वो माँ बाप की सेवा करना तो नहीं छोड़ सकता ना। ये अच्छा काम करना तो हम आरोप के कारण नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपको आरोपों की परवाह किसी को भी नहीं करना चाहिए। संस्कृति का विकास तो करना ही चाहिए, भाषा का विकास भी करना चाहिए, संस्कृति का विकास भी करना चाहिए, साहित्य का विकास भी करना चाहिए। लेकिन ये कौन तय करेगा कि क्या गलत कर दिया गया था और क्या ठीक किया गया? तो इसमें वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। समय की मांग क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके मार्फत अपना एजेंडा लागू करके अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करना, भ्रमित करने की कोशिश करना, हिंसा फैलाने की कोशिश करना और नफरत फैलाने की कोशिश करना, ये फिर जायज नहीं है ना। ये तो फिर वही आतंकवाद के समकक्ष चला जाएगा। तो निबंध लिखने के लिए मैटर मिल रहा है आप लोगों को, बहुत ही संतुलित निबंध लिख पाएंगे आप। जिस धारा में मैं बात कर रहा हूं उस धारा से आप बहुत संतुलित निबंध लिख पाएंगे। ठीक है, आप अस्तित्व को नकार भी नहीं रहे हैं। आप चीजें जो हो, इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक हो ही नहीं सकता जितना मैं बता रहा हूं। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक आप कैसे होगे? क्योंकि इसमें इमोशन, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। यही इमोशनल, अपने इमोशंस को बुद्धिमत्ता से कंट्रोल करके अपनी भावनाओं को, अपनी बात को एक्सप्रेस करना, यही तो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो रैशनैलिटी की जगह होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जगह होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, वो बात आगे जाकर के टिकी रहे, ये भी होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो फिर आपने आज की तारीख में अपनी पावर से उसको हाँ भरवा ली और समर्थन हासिल कर लिया, लेकिन बाद में जाकर के वो गिर गई, वो नहीं चलेगा। इसलिए क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा, आप अपनी चीजों को क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कुछ चीजें जो है वो टिक जाती हैं, कुछ चीजें नहीं टिक पाती, अंधविश्वास की श्रेणी में चली जाती हैं। तो हमें फिर उसकी जिद भी नहीं करना चाहिए, जो टिकी रहती है उन चीजों को पकड़ के रखना चाहिए। योगा को आप टिका के रख सकते हैं, योगा एक थेरेपी के रूप में टिका हुआ रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि वो यथार्थ है। शरीर को आप देख रहे हो कि आए दिन सुनने में आता है कि जिम में एक्सरसाइज करते करते फलाने एक्टर मर गए, फलाना, ये रोज रोज हर सप्ताह या हर महीने कोई एक आध खबर आ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो वेस्टर्न स्टाइल वाली जो एक्सरसाइज है उससे शरीर को एकदम नुकसान हो सकता है। इसका मतलब योगा जो है वो सस्टेनेबल तरीका है अपने आप को फिट रखने का। योगा एक सस्टेनेबल तरीका है और वो आगे काम भी करता है, तो वो टिका रह जाएगा। ऐसी चीजें समय के साथ उस प्रहार को, तर्क को भी सहन कर लेगी, तो ऐसी चीजें टिकी रह जाएंगी। लेकिन बहुत सारी चीजें टिकी हुई नहीं रहेंगी, जो हमारी धार्मिक है वो भी टिकी हुई नहीं रहेंगी, क्योंकि वो उन प्रहारों को सहन ही नहीं कर पाएगी। तो केवल हम उस धर्म के हैं इसलिए उसकी हिमायत करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। उनको टिकाऊ बनाना पड़ेगा, संस्कृति को पोषण देना पड़ेगा, पर उसके नाम पर पीछे चले जाएंगे ये नहीं। वैज्ञानिक प्रगति, भौतिक प्रगति को लागू करते हुए, उसके रहते हुए आपको आगे जाना पड़ेगा। तो अभी तो आप निबंध देख रहे होंगे यूपीएससी के, लगभग सारे निबंध इसी लैंग्वेज के हैं जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। सारे ही निबंध ऐसे ही है। पहले तो एक आध ऐसा होता था, धीरे धीरे 2 आने लगे, अब तो 100% निबंध ऐसे ही आने लगे। देखो जाके निबंध, तो फिर आप 2 बार 1,000 शब्द लिखोगे तो मसाला कहां से लाओगे? उसमें क्वालिटी भी रखना है। तो आज वाला लेक्चर देखना, उसके साथ वो चीज जुड़ी रहेगी। करंट अफेयर्स में
एक मुद्दा तो यही लिख लीजिएगा, पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वाला। इमरान खान को गोली लगी है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसी है, चुनाव कैसे होते हैं, पॉलिटिकल एसेसिनेशंस, राजनीतिक हत्याएं, ये पूरे साउथ एशिया की प्रॉब्लम है। नेपाल की भी है तो श्रीलंका की भी है, तो बांग्लादेश में भी राजनीतिक हत्या हुई शेख मुजीबुर रहमान की, पाकिस्तान में तो कई सारी हुई, बेनजीर भुट्टो की भी हत्या हुई थी, तो कोशिशें भी होती, भारत में भी हुई हैं राजनीतिक हत्याएं। प्राचीन काल में चले जाएं तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ, वहां आप देखोगे तो पुष्यमित्र शुंग जो आते हैं तो वो हत्या करके ही आते हैं, तो कई जगह पर आपने देखा कि उसने हत्या करके नए साम्राज्य की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। डायनेस्टी चेंज हो जाती थी तो हत्या करके ही होती थी, डायनेस्टी बदलती, उस डायनेस्टी का सबसे लास्ट एम्परर जो है उसकी हत्या होती थी और फिर नए डायनेस्टी की फाउंडेशन आ जाती थी, होता ही था ना। तो राजनीतिक हत्याएं तो अब चूंकि डेमोक्रेसी है और इलेक्शन होते हैं तो अब पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी हत्याएं होती, ठीक है। तो पॉलिटिकल एसेसिनेशंस का साउथ एशिया में, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एसेसिनेशन एंड कंसेप्ट, ये कहां पर, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में, तो ये आपका होना चाहिए, तो उसमें तमाम देश आ जाएंगे। और क्या होता है, क्यों होता है, तो ऐसी जब भी हत्याएं होती है तो 90% हत्याओं का रहस्य सुलझ नहीं पाता, अंत तक पता नहीं चल पाता है कि किसने हत्या की और क्यों की। कई हत्याओं का रहस्य पता नहीं चल पाता, वो कॉन्स्पिरेसी थी या अचानक से किसी एक आदमी का दिमाग खराब हुआ। तो खुद गांधी की हत्या में भी नाथुराम गोडसे अकेला व्यक्ति था या बहुत सारे थे, या संगठन था, या पहले से प्लानिंग थी, या एक बहुत बड़ा ग्रुप था, या गांधी के सहयोगियों ने तो कहीं उनको सुपारी नहीं दी थी कि जो गांधी के साथ ही रहते थे। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उन सब रहस्यों से पर्दा ही नहीं उठ पाता, कई बार नहीं उठ पाता, तो बड़ी विचित्र स्थिति रहती। तो राजनीतिक हत्याओं का अपना, तो ये जब भी कभी ऐसी कोई घटना होती है उस टॉपिक को इतना बृहद रूप से, इतने बड़े तरीके से आपको कवर करना पड़ता है, जो मैंने अभी बताया। केवल वो एक घटना नहीं है, उसके साथ एक सिलेबस पैदा हो जाता है, ठीक है। अभी शर्म एल शेख में COP27 चल रहा है, तो COP27 जब भी होगा या जब भी COP28 होगा फ्यूचर में, फिर वो विषय बनेगा। तो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंट पे जो चीजें आती है, तो वो एक सिलेबस है आपका इस साल COP27 वाला। और स्पेशल जो क्लाइमेट फिनेंस की जो बात उठी थी कि इतना $100 अरब जो है आप पूरी दुनिया को, विकसित देश गरीब देशों को देंगे, किसके लिए देंगे, एडाप्टेशन और मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन और एडाप्टेशन के लिए, खास करके एडाप्टेशन के लिए। तो क्लाइमेट चेंज में जो एफर्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मिटिगेट करना, जो दुष्प्रभाव है, इल इफेक्ट्स जो हैं उनको, या खास करके ऐसे प्रभाव पैदा ही नहीं होने देना, मिटिगेट करना, कम करना, कम करने के उपाय, मिटिगेशन। और दूसरा है, अगर आप कम नहीं कर सकते तो उन दुष्प्रभावों के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करना, एडेप्टेशन। बट एडेप्टेशन में पैसा लगेगा, मिटिगेशन में भी पैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, पैसा खर्च होता है। क्लाइमेट फिनेंस, जलवायु वित्त, उसको कहा जाता है क्लाइमेट फिनेंस। और ये क्लाइमेट फिनेंस जिन लोगों ने पर्यावरण को खराब किया, जलवायु को खराब किया, कार्बन एमिशन किया और प्रगति कर ली और पैसा कमा लिया, वो देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके नुकसान झेल रहे लोगों को पैसा अवेलेबल कराए एडाप्टेशन के लिए। एडाप्टेशन टेक्नोलॉजी, मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, दो तरह की टेक्नोलॉजी, खर्चीली टेक्नोलॉजी है। तो इसके ऊपर अच्छा नोट्स बनाइए, 1.5 डिग्री पे अच्छा नोट्स बनाइए। 1.5 डिग्री का कंसेप्ट क्या है, क्यों हम सन 1800 की तुलना में 1.5 डिग्री को देखना चाहते हैं, 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने देना चाहते, खास करके
पेरिस क्लाइमेट डील 2016 में ये तय हुआ कि फिर बाद में रिपोर्ट आई आईपीसीसी की, तो उसने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ 2100 तक, सन 2100 तक, अगर ईयर 2100 तक, आज से 80 साल बाद 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसकी तुलना में 1800, सन 1800 में जो टेम्परेचर था उससे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके पहले वाले लेवल। तो इस फंडे को पकड़िए, क्या है ये बहुत काम का डिजिट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के कंसेप्ट पे ही डिपेंड करेगा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तो एडाप्टेशन भी संभव है और मिटिगेशन भी हम लोग चलाए रख सकते हैं और जिंदा रह पाए। लेकिन अगर हम इसमें फेल होते हैं तो अभी जो चल रहा है वो तो 4 साढ़े 4 तक चला जाएगा, स्पीड अगर यही रही तो बाद में जाके 4 साढ़े 4, 2.8। और हम लोगों ने जो वादे किए हैं कि 2070 तक, जैसे भारत ने वादा किया है कि हम 0 एमिशन कर देंगे, और भी जो वादे अगर पूरे हो जाते हैं तो 2.8 तक तो वैसे भी जाना है, तमाम वादे पूरे हो गए तो इसका मतलब वादे पूरे कर लेने से तो बात नहीं बनेगी। जिन देशों ने कमिटमेंट किए हैं कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये करेंगे वो करेंगे, अगर ये सब कुछ ठीक ठीक होता गया तब भी बात नहीं बननी है। तो फिर क्या होना है, 3 तरह की चीजें होनी है, 3 बड़ी चीजें होनी। कार्बन को वहां से कैप्चर करना, एटमॉस्फेयर से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को कैप्चर करो, पुल आउट करो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, वहां से पुल आउट करो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से खींच सकें और उसको उपयोगी बना सकें। उससे चाहे हम लोग ईंट बना लें और कुछ बना लें, उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट कर दें, जमीन के नीचे दबा दें। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, पुल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये सब टेक्नोलॉजी के नाम। इस तरह की चीजें ये हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के थोड़ा बात बनेगी। फिर जैसे हम लोग फॉरेस्ट्रेशन की बात करते हैं कि पेड़ बढ़ा देंगे, उससे इतना काम नहीं बनेगा। फिर जियो इंजीनियरिंग, जियो सोलर इंजीनियरिंग, जियो सोलर इंजीनियरिंग में हम लोग सल्फर को यूज करेंगे जनरली, एकदम ऊपर 18-20 किलोमीटर ऊपर जाकर के स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर छोड़ेंगे, तो वो एक तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा, सनलाइट को यहाँ नहीं आने देगा। बट ये रिस्की है, इसके एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं अभी, ये बहुत रिस्की टेक्नोलॉजी है। तो सल्फर के माध्यम से तो इंजीनियरिंग आ जाएगी इसमें पूरी तरह से, तो इंजीनियरिंग डिपेंडेंट हो जाएंगे हम लोग, जियो इंजीनियरिंग, सोलर जियो इंजीनियरिंग या जियो सोलर इंजीनियरिंग। तो आप सल्फर के माध्यम से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, सनलाइट को नहीं प्रवेश कर, तो ग्रीन हाउस तो आपने रोक लिया, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस तो ऑलरेडी जितनी हैं उतनी अवेलेबल यहाँ है, मौजूद है। और जिस दिन वो टेक्नोलॉजी फेल हुई या इंजीनियरिंग आपने करना बंद कर दिया तो एकदम से गर्म हो जाएगी फिर, तो वो तो आपने टेम्परेरी सॉल्यूशन कर रखा है। और वैसा लार्ज स्केल पे करवाना पड़ेगा आपको, ऐसी फ्लाइट्स होंगी, ऐसे प्लेन होंगे जिनको आपको ऊपर ले जाना है वर्टिकल 18 किलोमीटर, फिर वहां छिड़काव करते रहना है सल्फर का, तो उससे आप बचा के रखना चाहते हैं। तो ये जितने भी तरीके हैं वो सब तरीके भी इस्तेमाल करना पड़ेंगे, और जो हमने कमिटमेंट कर रखा है वो भी पूरा करना पड़ेगा, तब ये पृथ्वी ले रहने लायक बच पाएगी 2100 तक। नहीं तो अधिकांश हिस्से तो डूब ही जाना है। मालदीव्स जो है वो 1 मीटर ऊपर है सी लेवल से, मालदीव का 80% बड़ा हिस्सा जो है वो केवल 1 मीटर ऊपर है सी लेवल से,
तो जैसे ही 1 मीटर राइज हुआ, मालदीव का 80% हिस्सा डूब जाएगा। ऐसे दुनिया के 10 ऐसे बड़ी जगह है, आज दैनिक भास्कर में भी था या कल वाले में था, फिजी 9वें या 10वें नंबर पे आता है डूबने वालों में, ठीक ना। फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी कौन सी? जकार्ता। इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर ली, इंडोनेशिया की राजधानी। फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी, सबसे ज्यादा तेज गति से पानी में डूबने वाली जकार्ता। उन्होंने अपनी नई राजधानी खोजी है। पहले से लोग कैपिटल चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये डूबने वाला है। देशों ने अपनी कैपिटल की जगह चेंज कर लिया। तो ये सब तो होने वाला है। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्लाइमेट चेंज और इसके ऊपर बाकायदा प्रश्न बनना है और सारे देशों का रोल है इसमें। इसलिए COP27 बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो शर्म एल शेख में चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ जो डिसीजन लिए जाएंगे ये सब बाध्यकारी होंगे। अब आने वाले समय में ये सब चीजें बाध्यकारी होंगी। अभी तक वॉलेंट्री थी। ट्रंप जो है उसको कुछ मानते नहीं थे, तो अमेरिका का रोल बड़ा नेगेटिव था। बाइडेन इस बारे में बहुत सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ बड़ा बजट रखा अमेरिका में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत बड़ा बजट रखा उन्होंने। और वो बजट जो उन्होंने रखा है वो बकायदा उन्होंने मनी बिल की तरह प्रवेश करा करके रखा। वहां के जो कांग्रेस है और वहां की रिपब्लिकन जो है उस बिल को रोक न सके, इसलिए उन्होंने ऐसा सहारा लिया, विशेष शक्तियों का उपयोग किया। विशेष शक्तियों का प्रयोग करके और उसको एक्सपेंडिचर बिल के नाम से और इस तरह से उन्होंने निकाला। जो हमारे यहाँ मनी बिल के रास्ते से जिस प्रकार से राज्यसभा से बाईपास कराया जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करके जो काम करना ही होता है सरकार को, वो मनी बिल बना देते हैं क्योंकि इसमें विल पावर दिखता है गवर्नमेंट का। उनको मालूम है कि अगर राज्यसभा में गया तो रुक जाएगा, तो बाईपास करवा देते हैं उससे, तो उसको मनी बिल की शक्ल दे देते हैं। वैसे ही बाइडेन ने अपने यहाँ परिवर्तन किए हैं और उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही वाला क्लाइमेट के प्रति। जबकि ट्रंप बोलते थे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं, वो तो मानने से ही मना करते थे। और यहां जो है वो $2 ट्रिलियन के आसपास इस तरह की चीजें ले जाना चाहते हैं, भारत के जीडीपी के बराबर। इसका मतलब ग्रीन एनर्जी पे काम करना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं। फ्यूल को आप कम से कम करेंगे और फ्यूल चेंज करेंगे, ग्रीन की तरफ जाएंगे। तो मैंने 3 बड़े चीजें आपको बता दी। जियो सोलर इंजीनियरिंग फर्स्ट, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और पुल आउट करना वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, उसकी टेक्नोलॉजी। और तीसरा इंडस्ट्री को ग्रीन करना, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डिपेंडेंट जो है, फ्यूल डिपेंडेंट, कोल डिपेंडेंट एनर्जी, उसके बजाय विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसको बढ़ाना, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना, हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ाना। दूसरा, टेक्नोलॉजी में काम करके माइलेज बढ़ाना, जैसे कार का जो एवरेज होता है उसको बढ़ाना। ये भी एक बहुत बड़ा काम। आप अपने इंजन को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं तो कम पेट्रोल में, कम डीजल में जो है हम ज़्यादा दूरी तक उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें बढ़ा करके हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। ये बड़े तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नोट्स बनाना पड़ेगा सब चीज़ों कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये वाला पैरामीटर क्यों रखा है और कौन कौन से तरीके। तो मैंने एक परिचय दिया है आपको ताकि आप पढ़ने जाओ और ऐसी सीक्वेंस मिले तो आप उसको कम से कम उस सेगमेंट में रख सको। आपको अटपटा ना लगे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो पॉइंट समझ में आया होगा, मुझे लगता है क्लियर है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज पर अभी डेवलपमेंट ये है। और क्लाइमेट फिनेंस
गरीब देश तो ये सब नहीं कर पाएंगे, तो जो विकसित देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं तो वो टेक्नोलॉजी उनको गरीब देशों को अवेलेबल करानी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट तो सबका एक जैसा है ना, क्लाइमेट की तो कोई बाउंड्री नहीं होती। जलवायु परिवर्तन हुआ और अगर एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरे देश में अपने आप ही नुकसान हो जाएगा। अगर पोल्स पे ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलेगी और ग्लेशियर्स अगर पिघल जाएंगे और सी लेवल राइज होगा, तो वो तो सी लेवल राइज होने से तो पूरी दुनिया को समान रूप से नुकसान होगा ना, एक जैसा ही नुकसान होगा, सब तरफ एक जैसा नुकसान होगा। तो हमको सामूहिक कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे, सामूहिक प्रयास होंगे, किसी एक देश के प्रयास से नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इस रूप में लिखना आना चाहिए। और ये कॉप क्यों होते हैं, तो इसलिए होते हैं। इसके साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई है कि बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है, तो फिर हम लोग जो एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित कर रखा है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करें, फॉरेस्ट को नुकसान होने से रोकें, रामसर साइट्स में वाटर बॉडीज को रोकें। तो ये सब चीज़ें इसके पैरेलल में, लेकिन ये सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के दुष्प्रभावों से। तो आसन्न संकट क्या है फिर, जो एकदम खतरे के निशान पे हम लोग जो बैठे हैं, उसमें खाद्य संकट सबसे बड़ा, फूड क्राइसिस आएगा आने वाले समय में। फूड क्राइसिस सबसे बड़ा क्राइसिस होगा। फिर ऐसे युद्ध भी आ गए तो यूक्रेन जो है वो काफी खाद्यान्न में लगभग 10% तो वीट में ही है, वो सीधा सीधा गेहूं का 10% उत्पादन और 70% सनफ्लावर ऑयल, एडिबल ऑयल। दुनिया में जितना सनफ्लावर ऑयल होता है उसका 70% अकेला यूक्रेन था। और सीरियल्स में या मेज में, वीट में, इन सब में देखेंगे तो अच्छी खासी थी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब आप कमिटमेंट करेंगे और रिडक्शन करने के काम करें, रिड्यूस करने के काम करेंगे, तो फिर ऐसे में आपको ग्रीन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या फिर गैस की जरूरत पड़ेगी, नेचुरल गैस की, CNG, LNG, लिक्विड नेचुरल गैस एंड कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस की जरूरत पड़ेगी। तो अभी यूरोप में जो संकट आया हुआ है वो यही है कि यूरोप की ये दिक्कत हुई कि जब इजराइल ने अपने यहाँ योम किपर वॉर शुरू किया था, तो इजराइल का सपोर्ट कर दिया था यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने। खास करके यूरोपियन कंट्रीज को बहुत सारे सैंक्शंस का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इजराइल को सपोर्ट कर दिया। तो ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, इन्होंने 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ा दिया ऑयल और गैस का प्राइस, खास करके ऑयल का। तो उस समय में 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ा दिया 1960s में, तो 70s में। तो फिर रशिया की तरफ शिफ्ट होना पड़ा यूरोपियन कंट्रीज को। अपनी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गई? रशिया के ऊपर। और रशिया से फिर उन्होंने परमानेंट पाइपलाइन तैयार कर ली, वही नॉर्ड स्ट्रीम, और वो जर्मनी तो खास करके। तो परमानेंट पाइपलाइन वगैरह सब थी, तो स्टोर करके बहुत ज्यादा आप नहीं रख सकते। बहुत ज्यादा ऑयल स्टोर करके रखना, बहुत ज्यादा गैस स्टोर करके रखना, ये सब नहीं, संभव नहीं है। ये जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है वैसे वैसे रिलीज करते हैं। बट वो पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब अब वो इसलिए काम का नहीं रहा क्योंकि वॉर हो गया और यूरोप ने जो है सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। और ये सामूहिक निर्णय है, तो किसी देश को अगर दिक्कत आ रही है, तो अभी तो ये है कि अभी तक वहाँ सर्दी एकदम से शुरू उतनी नहीं हुई, अभी लाइट है, और उन्होंने स्टोर करके भी रख लिया और उन्होंने भंडार लगभग फुल कर लिया। तो हो सकता है कि इस बार उनको दिक्कत ना है, लेकिन ये एक सॉल्यूशन उनको एनर्जी क्राइसिस का निकालना पड़ेगा, क्योंकि
अब उनने जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 50 साल में तैयार किया वो सब काम का नहीं है। वो जब काम का नहीं है तो अब नए सिरे से फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। भारत ने तो ये रास्ता निकाल लिया कि हमने रशिया पे प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि रशिया से सस्ता तेल, मौके का फायदा उठा करके सस्ता तेल और गैस लेना शुरू कर दिया। बट हमने उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया से नहीं बना रखा था, तो इसलिए हम ज़्यादा फायदा भी नहीं उठा पाए। लेकिन फिर भी टैंकर के माध्यम से और उससे जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे देश जो हैं वो खुल करके विरोध कर रहे हैं। तो जब ऐसी क्राइसिस आती है तो ये फूड क्राइसिस तो है ही है साथ के साथ, क्योंकि यूक्रेन में जो पैदा हो सकता था वो नहीं हो रहा है, और अगर पैदा हो गया तो उसका ट्रांसपोर्ट संभव नहीं है, जहाजों में डाल करके पहुंचाया नहीं जा सकता क्योंकि रूस बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये दो बड़ी क्राइसिस तो आपके लिए इन्वायरमेंट क्राइसिस यानी क्लाइमेट क्राइसिस, फूड क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस। इन सब के बीच में हम सबको ये मैनेज भी करना है, जलवायु को बचाना भी है। बट ये सब चीज़ें बड़ी जो है आयरनिकली यही हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों के खिलाफ हम लोग डिमांड कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में हम लोगों को लगता है कि फॉसिल फ्यूल जो है वो कार्बन एमिशन का सबसे बड़ा कारण है, और हम उसी का स्टोर करने में लगे हैं। यूरोप उसी को स्टोर करने में लगा हुआ है, भारत उसी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करवा करके भारत लाने में लगा हुआ है। और वादा ये कर तो बड़ा ही खतरनाक है कि हम जलवायु परिवर्तन को होने से रोक लेंगे। जो नारा लगाते हुए हम लोग जा रहे हैं कि हमें रोकना है और इसके लिए हमें ये करना होगा, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा कर रहे हैं, व्यवहार में उसका उल्टा कर रहे हैं। तो फ्यूचर जो है वो न तो चाइना के साथ ठीक दिख रहा है ना इंडिया के साथ, और अमेरिका तो अभी उतना पाबंद है नहीं। अगर ट्रम्प फिर से आ गए तो अभी तो चांस कम हो गए मिड टर्म वाले में, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ और ट्रम्प वापस आ गए तो फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो पर्यावरण की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, और वो इस बार की हमने हीट वेव्स में भी देखा, गर्मी में हीट वेव्स, और इस बार की रिकॉर्ड तोड़ बारिश, दोनों ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। गर्मी भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, ये भी। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तो हमको, और वो जो 1.5 हम लोग बोल रहे हैं कि वो 2100 में होगा, वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि आप 2030 से पहले करीब 5 बार उसको रिकॉर्ड को टूटते हुए देखोगे। अभी 1.5 वाला वो रिकॉर्ड अभी टूटेगा, 5 बार टूटेगा। पहली बार 2030 से पहले 5 बार ऐसा होगा जब 1.5 से ज्यादा हो जाएगा गर्मी के दिनों। तो बात तो यहीं खत्म हो गई, 2100 का तो इंतजार ही नहीं करना है। तो वैज्ञानिक कुछ देश तो ये बोल रहे हैं कि 1.5 जब अभी होना है तो आप 1.5 वाली बात ही क्यों कर रहे हो, बात 2 डिग्री सेंटीग्रेड की जाए, और प्रयास भी उसी के लिए किया जाए। 1.5 के लिए तो प्रयास करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो संभव ही नहीं है। तो ये तो हथियार डालने वाली बात हो गई। बट अमीर देश इसको स्वीकार इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पैसा देना पड़ेगा। अगर वो स्वीकार करेंगे कि 1.5 वाला वादा हम नहीं निभा पाएंगे तो गरीब देश कहेंगे कि फिर पैसा दो। तो इसलिए वो उसको भ्रम में रखे हुए हैं कि हम इसी वादे को निभाएंगे। कौन से वाले को? 1.5 वाले। हाँ, समझ में, उसमें अपनी राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स अपनी तरह से चल रही, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो करंट अफेयर्स का मुद्दा आपको समझ में आया। ये 2 बड़े चीज़ें जो है ये ध्यान में रखिए। इसके अलावा तो बाकी राजनीतिक चीज़ें तो बदलती रहती, इसलिए हम ज़्यादा राजनीतिक चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। इकोनॉमी की चर्चा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अब बिना भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक प्रगति के बिना तो अब कोई रह नहीं पाएगा, और संसाधन और वस्तुओं का उपयोग, इतने सारे गैजेट्स हैं मार्केट में, इतनी सारी चीज़ें हैं
5G टेक्नोलॉजी आ गई तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन जो 4G वाले हैं या 3G वाले हैं, तो आप देखते हो कि इधर टेक्नोलॉजी आती है तो उधर हार्डवेयर के तौर पे या सॉफ्टवेयर के तौर पे चीज़ें अपग्रेड होना लग जाती हैं। तो अब किसी जगह हार्डवेयर काम नहीं करेगा 5G के हिसाब से, किसी का सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन खरीदने में लगेंगे फिर से। बहुत सारे फ़ोन जो 3G और केवल 4G के लायक थे वो सेकंड हैंड हो जाएंगे और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से फ़ोन बिकने लगेंगे, तो मार्केट फिर से उस तरह के 5G फ़ोन से भर जाएगा। अभी इंदौर का चल रहा है कि सेंट्रल इंडिया का पहला शहर होगा जिसको 5G बना रहे हैं। 3-4 महीनों में आप देखोगे कि भोपाल का नंबर भी आएगा कि ये 5G बन गया। फिर आप मार्केट में देखोगे कि अब आपका फ़ोन बीमार है जो 5G नहीं पकड़ता, आपकी फ़ोन जो है वो उसको स्वीकार नहीं करता। आप चाहोगे नहीं हम भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। तो जब चीज़ें इस तरह से होनी है, गैजेट्स की तरफ भागना है, ये सब चीज़ें होनी है, और मैन्युफैक्चरिंग तो आपने स्टार्ट किया नहीं है, तो अब आप इंपोर्ट कराओगे, तो फिर आपकी करेंसी को थाम के रखना वहाँ पर और रुपए को मजबूत बना के रखना और विदेशों से चीज़ों को आयात करवाना और उनको खरीदना, तो फिर यहाँ लोगों को रोजगार देने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ेगी, यहाँ की कंपनियाँ 5G वाले फ़ोन बनाएं, फिर वो बिकें, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर हम इकोनॉमी में पिछड़ते ही जाएंगे। तो इसलिए इकोनॉमी में GDP की भी बात होनी चाहिए और तमाम आंकड़ों की बात होनी चाहिए और महंगाई की भी बात होनी चाहिए। तो 4-5 बड़े मुद्दे हैं इकोनॉमी के जो आपके करंट अफेयर्स के हिस्से हैं और हमेशा होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, इन्फ्लेशन, जो मैंने पहले भी बताया। तो ये सदाबहार मुद्दा है, हर सप्ताह ढेरों आर्टिकल इसके ऊपर मिल जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा महंगाई, इन्फ्लेशन वाला, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो एक तो ग्लोबल इन्फ्लेशन लंबे समय तक रहेगा तो फिर ये रिसेशन में बदल जाएगा, मंदी में बदल जाएगा, ग्लोबल रिसेशन में हो जाएगा, तो वैश्विक महामंदी, ग्रेट रिसेशन भी आ सकता है लंबे समय तक इन्फ्लेशन रहने से। तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन क्या है? हमारा खुद का। तो इसको कम करने के 2 उपाय आपको बताए थे, एक फिस्कल होता है, दूसरा मॉनेटरी होता है। तो एक रिजर्व बैंक के पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट रोजगार ज़्यादा दे, मैन्युफैक्चरिंग इनकम करे और आयात निर्यात नीति और सब में चेंज करे, और ऐसा करके फिस्कल पॉलिसी के तहत, राजकोषीय नीति के तहत वो उसको संभाल के रखे, थाम के रखे, महंगाई को बढ़ने न दे, बेलगाम ना होने दे। और इसके साथ स्टैग्नेशन आया तो स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन में बदल जाएगा, वो और खतरनाक हो जाएगा। बाइडेन की वजह से इन्फ्लेशन मान रहे हैं, जबकि ट्रंप की वजह से भी है, क्योंकि उसने $3 ट्रिलियन डाला था क्वांटिटेटिव ईजिंग में। बाइडेन ने 1.8 ट्रिलियन और डाल दिया। दोनों ने मिलकर के भयंकर इन्फ्लेशन, उसको बाइडेनफ्लेशन लिख रहे हैं अभी न्यूज़पेपर वाले, इकोनॉमिस्ट में। इन्फ्लेशन किसके द्वारा? बाइडेन के द्वारा, तो उसका नाम बाइडेनफ्लेशन, उसका नाम ही बदल दिया कि बाइडेन वाली मंदी है, क्योंकि इसकी वजह से आई है। तो अलोकप्रियता भी बढ़ रही है, दिक्कत भी अभी आनी थी मिड टर्म में, लेकिन नहीं आई, बच गए। ट्रंप को उतना फायदा नहीं हुआ, ट्रंप के कैंडिडेट हार गए, और जो जीते हैं उनको भी कहा जा रहा है कि तुम लड़ना मत 24 वाला, नहीं तो हार जाओगे। जीत अभी गए हो गलती से, लेकिन अगला मत लड़ लेना, नहीं तो पक्का हार जाओगे। तो अभी ट्रंप के आसार तो अभी झटका लगा है अच्छा खासा, तो उसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। लेकिन इन्फ्लेशन, और ऐसे में सेंट्रल बैंक्स दुनिया के, तो वहाँ के सेंट्रल बैंक्स और हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक, इनका रोल, तो ये तो बाकायदा आपका हर सप्ताह इसका एनालिसिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, इस बार क्या है। एक किया। दूसरा है जीडीपी और जीडीपी के टारगेट्स। टारगेट्स बहुत मायने रखते हैं। अभी मैं एक आर्टिकल की 1% वाला टारगेट भी कितना मायने रखता है, यूँ तो हम नहीं रखते।
कि अभी 6:30 है मान लिया जाए या 6 है, तो 7 कर लें तो 7 कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो उन्होंने एक तुलना करके देखा कि 1951 में नेहरू के समय में मान लिया जाए कभी 3:30 रहा, अगर वो 4:30 होता, जब 5:30 रहा वो 6:30 होता, और जब 7 रहा तब वो 8 होता। मनमोहन सिंह के समय तो एक बार 10 तक पहुंच गया था। तो उन्होंने कहा ये सब अगर 1% भी ज्यादा होते तो अभी हम डबल इकोनॉमी होते। जितनी बड़ी इकोनॉमी हम हैं उसकी डबल होते, हम 5th नहीं होते, 3rd होते दुनिया में। और फर्स्ट तो चाइना ही वही होता, अमेरिका, और दूसरा चाइना होता, तीसरा हम होते। तो इसका मतलब है कि 2047 तक अगर हम बहुत अच्छा होना चाहते हैं तो डबल करें। तो मैं क्रिकेट के एग्जांपल से ही बता रहा था उसको कि हमने चूंकि बैटिंग पहले की तो हमको लगा कि ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, 175 के आसपास, अच्छा माना भी जाता है। बैटिंग पहले, बैटिंग अगर बाद में करते तो वही छोटा हो जाता, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने 220 बनाते तो फिर हम पहले ओवर से रन रेट उस हिसाब से मेंटेन करते और 221 बनाने की कोशिश करते। तो यहाँ राइटर यही बोल रहे हैं आर्टिकल में कि अब 1951 से अभी तक क्या हुआ वो तो हमको समझ में आ रहा है कि नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, सबके समय में 1% ज्यादा होना था, तब जाकर के हम तीसरे नंबर पे होते। क्योंकि वो तो हो चुका है ना, वो तो एक तरह से मैच का हो गया वो वाला पार्ट है। तो हमको समझ में आ रहा है कि अगर इससे जीतना है तो कितना होना था, लेकिन 2047 तो अभी आया नहीं है। तो उन्होंने कहा फास्टेस्ट पॉसिबल, जितना तेज हो सके उतना पॉसिबल। तो क्रिकेट में भी तो ये फास्टेस्ट पॉसिबल होना चाहिए था ना। उन्होंने काफी रिलैक्स ले लिया है। शुरू के 10 ओवर आपने देखे थे, 60 ही रन बने थे सेमीफाइनल में, तो काफी रिलैक्स था। 6 की औसत से चल रहे हो आप, कौन पूछेगा आपको? 6 की औसत से कौन बनाता है 2020 में? और बाद में भी आप कहोगे नहीं अभी 60 बाल है, तो 60 बाल तो जिसने 120 बना लिए मान लिया जाए किसी ने 10 ओवर में, उसके पास भी तो 60 बाल है, तब भी 60 बाल है। आपको लगता है कि नहीं अभी 60 बॉल है तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो 60 बॉल तो उसके पास भी रहती है ना जिसने 120। यही चीज जीडीपी के साथ भी, मैंने क्रिकेट से बहुत अच्छे से शायद आप लिंक कर पाएंगे, यही जीडीपी के साथ में भी है कि इस बार हम 7% है तो आप खुश हो रहे हो, अरे कोरोना था इसलिए 5.5 थी, अब 7 है तो 1.5% ज्यादा। लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन से तो ज्यादा ही दिखेगी अभी, क्योंकि मार्केट चल रहा है। कोई आदमी अपनी गुल्लक में या अपने पर्स में या अपने वॉलेट में ज्यादा पैसे देखता है, पान की दुकान चलाता है, मान लीजिए 10 दिन उसकी दुकान बंद थी और 20 दिन उसने दुकान खोली और अगले महीने में पूरे 30 दिन दुकान खोली, तो ज्यादा इनकम तो अगले महीने में दिखेगी, क्योंकि 30 दिन दुकान उसने लगाई है। ये कोई ग्रोथ नहीं है, इसे ग्रोथ मानना बेवकूफी है। तो लॉकडाउन के बाद पे जश्न मनाने नहीं, क्योंकि बेस ईयर से आप पिछला वाला बेस लेकर के काम चला रहे हैं जैसे तैसे। तो आपका फास्टेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। तो ग्रोथ रेट के ऊपर, जीडीपी के ऊपर, भारत की विकास दर कैसी होनी चाहिए, भारत की जीडीपी को कैसा बूस्ट मिलना चाहिए, खास करके मैन्युफैक्चरिंग पे हम काम करें। केवल सर्विस सेक्टर में हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, रेमिटेंस पे डिपेंड करते हैं, दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। एग्रीकल्चर में इसलिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि वो मानसून बेस्ड है बहुत सारा, तो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बहुत सारी जीएम हमने नहीं, एक जीएम का भी एक नया आया है अभी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है जीएम के ऊपर। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, अप्रूवल कमेटी जो है, खास करके मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड पे सुन रहा है। हम लोगों ने अभी केवल बीटी कॉटन पे दिया है जीएम में, बीटी कॉटन शुरू हुआ है। दूसरी फसल होगी फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में पहली क्रॉप है मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड, सरसों। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, फूड क्रॉप्स में, अब कॉटन तो फूड क्रॉप नहीं है, उससे तो आप कपड़ा बनाते हो। तो कपड़ा बनाने के लिए तो जीएसी ने बहुत 2002 में ही दे दिया था। तो 2002 में ही उन्होंने कह दिया था कि आप कपड़ा वाला तो आप छूट दे सकते हो,
क्योंकि वो तो फूड क्रॉप नहीं है, पेट में तो नहीं जा रहा कम से कम। अमेरिका का 90% क्रॉप्स जो है, फूड क्रॉप्स और तमाम, वो जीएम हो चुका है। यूरोप ने नहीं दिया, बांग्लादेश ने बीटी ब्रिंजल दिया है, तो ऐसे कुछ देश हैं इन्होंने सिलेक्टेड क्रॉप्स को दिया है। इंडिया पहला क्रॉप देने जा रहा है फूड क्रॉप में, मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड। अभी लाइन लगी हुई है, बाकी सब आएंगे, जीएम वीट, जीएम मेज, जीएम आपका ब्रिंजल और भी चीजें। अनऑफिशियली तो ब्रिंजल आया हुआ है हमारे यहाँ, बट उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, इनका 30-40 साल में, 50 साल में मानव जीवन पे क्या असर आता है, शरीर पे क्या असर आता है, इसका स्टडी नहीं हुआ है। तो अगर पूरी तरह से छूट दे दी जाती है और 40 साल बाद पता चलता है कि पूरे 150 करोड़ लोग किसी प्रॉब्लम में चले गए हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 30-40 साल से ऐसा फूड खा रहे हैं, तो फिर उसमें पीछे मुड़ करके आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। तो जीएम में छूट देनी चाहिए, यानी फूड क्रॉप्स में देनी चाहिए कि नहीं, तो ये विवाद है। बट भारत सरकार जो है शायद तय कर लेगी, क्योंकि जीएम का देने के बाद में बहुत फर्क पड़ जाएगा। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइजर की, केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत कम पड़ेगी और यील्डिंग बढ़ जाएगी, उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अभी भी 2 या 3% 2 या 3 कंपनियों का कब्जा है पूरी दुनिया में। तो एग्रीकल्चर के साथ प्रॉब्लम यह है कि भारत में 3 कृषि कानून होते तो 2 या 3 लोगों का भारत की 90% कृषि पर कब्जा हो जाता। अभी तक हो ही चुका होता अगर वो कृषि कानून रह जाते। तो कृषि कानून इसीलिए वापस किसानों ने करवाए, क्योंकि भारत में भी कॉरपोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और यही सब जीएम और ये और पूरा का पूरा सब कुछ 1, 2 या 3। तो अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो आया हुआ है, महंगाई जो आई हुई है, मैंने आपको शायद क्लास में बताया भी था कि महंगाई इसलिए नहीं आई हुई है कि वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया है, आपूर्ति कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, इस वजह से महंगाई आती है। इस वजह से महंगाई इस वजह से आई है कि पहले 17% प्रॉफिट जो है वो कॉरपोरेट के पास जाता था वस्तुओं का, खाने की पीने की चीजों का। अब 53% प्रॉफिट उनके पास जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है? ये जो दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 पे जो पहुंच रहे हैं ना अमीर लोग, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। प्रोडक्शन की वजह से या सप्लाई डिमांड वाला इशू नहीं है, डिमांड सप्लाई वाला कोई इशू नहीं है, कृत्रिम महंगाई है। भारत दुनिया में 40% बीज पर केवल 2 कंपनियों का कब्जा है। 2 कंपनियां तय करती है कि कितने दिन वाली फसल बोएंगे, कब उसको हार्वेस्ट करेंगे किसान लोग, और कौन कौन सी फसल बोएंगे, वो उसी हिसाब से सीड अवेलेबल कराती है पूरी दुनिया में, केवल 2 कंपनियां। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कृषि में कितनी दखल है कॉरपोरेट की। और अगर ये 3 कृषि कानून और हो जाते तो उसके बाद गेम खत्म। और दुनिया में 350 करोड़ लोग हैं जो कृषि पे डिपेंड करते हैं, 350 करोड़। 800 करोड़ की पॉपुलेशन में 350 करोड़ फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, किसान हैं और खेतीहर मजदूर हैं, लैंडलेस लेबरर, जिनके पास खेती, खुद का खेत नहीं है लेकिन वो काम खेतों में करते हैं। इतने लोगों की आजीविका की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती दुनिया। खास करके हमारे कृषि कानून से भी 60-70 करोड़ लोगों के लिए तो दिक्कत पैदा हो ही जाती। तो इसलिए उनको बचाया गया, ठीक है। और वो बहुत अच्छा किया, सरकार ने वापस ले लिया। बट 1 साल तक स्ट्रगल आपने देखा किसानों, बहुत भयंकर चीज थी। उसके बाद वो 2-3 आदमी के हाथ में सारा प्रॉफिट पहुंच जाता और बाकी सब कंज्यूमर होते और इनकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे, किसान एकदम गरीबी में पहुंच जाता और सारा प्रॉफिट उनके पास होता। तो विकास ऐसे नहीं होता, इसको विकास नहीं कहते
कि भारत का आदमी, एक आदमी टॉप 10 रईस लोगों में पहुंच गया है दुनिया के, देखो हम कितने विकसित हो गए। ऐसा नहीं। औसत भारतीय आदमी के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, वो बच्चों को पढ़ा पा रहा है कि नहीं, एवरेज इंडियन जो है वो इलाज करा पा रहा है कि नहीं, उससे भारत समृद्ध बनेगा। उसी को समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास बोला गया, इंक्लूसिव ग्रोथ, न कि एक्सक्लूसिव ग्रोथ। उससे एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो जाती है वो 3 कानूनों से। अडानी, अंबानी, दमानी 3 अमीर हो जाते, क्योंकि एक तेल का काम लेके बैठा था, एक होलसेल वाला वो, और एक खरीदने का और स्टोर करने का। तो तीनों ने बांट लिए थे, बोरे भी छाप लिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया था। तभी तो बाद में सरकार में इन्वेस्ट किया बाद में सरकार में इन्वेस्ट किया, सरकार बनाने में। तो सरकार तो आई ही इसीलिए थी, उन 3 का काम करने के लिए। वो तो मामला पेंच दूसरा हो गया। ये काशी महाकाल और ये सब तो साइड इफेक्ट है उसके ठीक है, राम मंदिर और वो सब तो ये सब साइड में ही बन गए। तो जनता तो इसी से खुश हो गई, वो फ्लॉप हो गया मामला, बहुत बड़ा झटका है वो। तो ये है, तो ये चीजें जो है। अच्छा, एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में राम माधव का है, कश्मीर के ऊपर, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है। राम माधव आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और अभी बीजेपी में आ गए थे, अब वापस शायद आरएसएस में चले गए। बीजेपी में आए और उन्होंने चुनाव तो शायद लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मजबूत करने का काम उन्होंने ही किया। आसाम, अब आप देखते हो मैं उधर जो है मिजोरम, नागालैंड, उधर बीजेपी की सरकारें बन जाती है, नॉर्थ ईस्ट के 7 उसमें स्टेट्स में। उधर बीजेपी की सरकारें तो कभी बनती नहीं थी पहले तो। ये पूरा का पूरा शहर, और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी हद तक महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला और ये सब तमाम लोगों के खिलाफ बीजेपी को मजबूत करना, खास करके अभी जो ये यूनियन टेरिटरीज बनाना और 370 करना, इसमें भी बहुत बड़ा रोल है उनका। राम माधव, हिंदुस्तान टाइम्स, कश्मीर के ऊपर एक आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिए, बहुत मज़ेदार आर्टिकल है। और काफ़ी स्टडी के बाद में उन्होंने कहा मैं 3 लोगों की किताबें पढ़ के आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो तीनों लोग जो है, एक माउंटबेटन के साथ थे, उनके असिस्टेंट थे, डायरेक्ट उनके अटैची थे, उन्हीं की किताब थी। दूसरा वीपी मेनन की किताब है, जो सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे उस समय के, वीपी मेनन, उन्हीं की खुद की किताब है। ऐसा करके उन्होंने 3 लोगों की किताब ली और तीनों मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वाले थे, उन्होंने अपने आंखों देखा, पूरा दिया। तो बहुत ही मज़ेदार उन्होंने कश्मीर इशू के ऊपर लिखा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी का और आरएसएस का आदमी जो है वो गांधी की भी तारीफ कर रहा है, नेहरू की भी तारीफ कर रहा है, सरदार पटेल की भी कर रहा है, और भारत ने जो भी उस समय में किया वो बहुत अच्छा किया और यही हो सकता था, ये उन्होंने लिखा। बहुत ही अच्छी चीज़। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस तरह से आरोप लगाती है कि नेहरू का करा धरा है, कश्मीर उसी का वो है, वो सब वो उसमें खारिज हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्जीवाड़ा जो है वो सब खत्म हो जाता है। तो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बीजेपी का आदमी, आरएसएस का आदमी और कश्मीर में काम किया हुआ आदमी और पढ़ाकू आदमी, उसको थिंक टैंक माना जाता है, बीजेपी का थिंक टैंक है वो। तो वो आदमी जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लिख रहा है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिन्ना जो है उधर थे और वो तो कश्मीर की डिमांड कर ही रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ थी फिरोजपुर। फिरोजपुर की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि फिरोजपुर जो है उनको लगता था 51% मुसलमान थे फिरोज, वो पाकिस्तान के पंजाब में चला जाएगा। तो ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, जैसे ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल है, वैसे ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, तो वो वेस्ट पंजाब का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन नेहरू ने उस समय पटेल जी से कहा कि आप इस पे थोड़ा गौर करना है। माउंटबेटन अड़े रहे कि नहीं, चूंकि फिरोजपुर जो है वो हम किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे। और वहाँ के राजा को भी उन्होंने वहाँ के उसको भी समझाया कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। जोधपुर के महाराजा जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, उसको तो, और जोधपुर के महाराजा ने तो वीपी मेनन के ऊपर गन ही लगा दिया था। तो कितने खतरनाक चीज़ है। और हम तो महाराजा लोगों को, इनको सबको आज भी राजा महाराजा करते फिरते हैं, ये सब तो पाकिस्तान जाना चाहते थे।
ये सब धुलाई के पात्र हैं, हम लोग इनको राष्ट्रभक्त बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत है। तो उसको पढ़ोगे तो रियल विलेन समझ में आएंगे आपको कि रियल विलेन कौन थे। तो जो देशभक्त थे उनको विलेन बनाया हुआ है, और लोग गालियां दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, उनको कुछ पता ही नहीं है। और बीजेपी वाला है, पर उसको हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश में पढ़ने कौन जाएगा? तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर नेहरू ने जो है बहुत अच्छे से पटेल जी को कहा था कि आप थोड़ा सा इस पर निगाह रखना, ये थोड़ा पंगा है। सर्दी आई तब उन्होंने कहा कि देखो अब पाकिस्तान गड़बड़ करेगा क्योंकि हमारा रास्ता कट जाएगा। तो उन्होंने गए भी, वीपी मेनन को भेजा, गांधी जी भी गए। एक बार गांधी जी माउंटबेटन को लेके जाना चाहते, लेकिन माउंटबेटन नहीं गए, केवल गांधी जी गए। और उसके बाद फायदा ये हुआ कि वो तैयार हुआ, थोड़ा बातचीत के लिए तैयार हुआ, कुछ कुछ चीज़ों के लिए उसको काफ़ी हद तक राजी किया उन्होंने। तो गांधी जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, नेहरू ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, पटेल ने, वीपी मेनन ने, ये सब लोग लगे रहे। और अंततः हरि सिंह जो है वो तैयार नहीं थे। और उनका, यहाँ तक कि गांधी जी ने वहाँ जाकर उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज कराया। प्राइम मिनिस्टर गड़बड़ था, वो पाकिस्तान जिन्ना के साथ जुड़ा हुआ था एक तरह से। तो प्राइम मिनिस्टर चेंज कराया गांधी जी ने वहाँ जा कर के उसका। तो निगाह थी पूरी, पर ये था कि वो तैयार ही नहीं था, सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं था। तो आप सीधा अगर दखल देते तो बहुत दिक्कत थी, और उतना था भी नहीं। देश अभी आज़ादी हो रहा था, सेना पूरी तरह से बनी नहीं थी, रिसोर्सेज थे नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो अपना सब कुछ लेके चले गए। तो आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा थोड़ी है, आपका खुद का लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है। भारत के अलग अलग हिस्से दंगों में झुलस रहे हैं, वहाँ आपको फौज लगानी है, पुलिस लगानी है। आपके पास इतना थोड़ी कि आप, जो देश आपका अभी भी आपका ही बनना नहीं चाहता, आप उसकी सुरक्षा में कहाँ लगे रहोगे? पहले वो तो उसका निजी प्रॉब्लम है एक तरह से हरि सिंह का, क्योंकि हरि सिंह तैयार ही नहीं था। और जब मजबूरी में रातों रात भागना पड़ा, उसको जम्मू शिफ्ट होना पड़ा, और तब तो उसको सरेंडर करने के सिवा कुछ था नहीं, तो उसने सिग्नेचर कर दिया तत्काल। तब जितना बचा पाते थे उतना बचा लिया, बाकी जो है पीओके कहलाता ही है। जितना कबायली ले गए वो पीओके था, क्योंकि कबायली तो एक बहाना था, वो तो पाकिस्तान की सेना ही थी बकायदा। तो ये है। तो ये देखिए क्या है कि जब आप सोए हुए रहते हो या जब आप यहाँ रहते हो, तो आपके यहाँ जब कोई योजना बना करके घुसता है तो कुछ तो नुकसान करके जाते हैं, क्योंकि आप तो अलर्ट नहीं थे ना उस तरह से। अनायास जब आपके ऊपर कुछ होता है तो आपको नुकसान तो ज़्यादा होता ही है, ये चीज़ है। अब आप ऐसे कहें कि नहीं आपको ये कर लेना था, वो कर लेना था, ये सब फालतू बात है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं, अब तो बीजेपी वाले नहीं विराम लगाया, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कोई आर्टिकल अब कोई लिख पाएगा उस हिसाब से। उन्होंने क्यों लिखा, अब ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। है तो बीजेपी और आरएसएस के भी, ठीक है, दोनों के हैं, और वही लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि, और किताबों का हवाला दे रहे हैं, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। बाकी लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी दूर दूर की है ना, वो तो सुनी सुनाई सी है। वहाँ तो फर्स्ट है, जो लोग इन्वॉल्व थे वही लोग किताब लिख रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छा मुद्दा है। और अगर फिर से, चूंकि बहुत चर्चा हो रही है 370 के मामले में, और ये तो वो पढ़ने लायक है। तो आर्टिकल पढ़ना सीखिए, धीरे धीरे आप एक अच्छे इंटेलेक्चुअल और अच्छा आंसर बनाने लायक बन जाएंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। हो गया टाइम लगभग? अच्छा, फिर कल करते हैं ज्योग्राफी का, आज बताना रह गया। चलिए, ओम देव।